बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास और कैडेट्स, हमने सेकंड चैप्टर जो है वो पढ़ लिया था, स्टार्ट किया था। अब उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है 2.23 रेस्पिरेटरी डिजीज़। रेस्पिरेटरी डिजीज़ का मतलब है कि वो डिजीज़ जिनका ताल्लुक रेस्पिरेशन या सांस लेने के अमल के साथ होता है। फर्स्ट वन इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है ये आम सी जो इन्फेक्शन डिजीज़ होती है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी इंसान के निज़ाम तनफ़ुस में सांस लेने के दौरान। ये एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि एक वायरस की वजह से फैलती है। इसमें क्या होता है कि खांसी आती है, सोर थ्रोट, गला कड़वा हो जाता है, रनिंग नोज़, नाक बहती है, सीने में जकड़न सी होती है, छींकें आती हैं। इसका कोई स्पेसिफिक जो है वो इलाज तो नहीं होता, बस ये कि अच्छे तरीके से अपने हाथों को धोएं, प्रॉपर रेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, पानी और ऐसी चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करें। कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं होती, ठीक है। बस ये होता है कि इसको थोड़ा सा जो है वो एहतियात की जाए तो उससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ नमूनिया। नमूनिया जो है ये भी एक कॉमन सी बीमारी है, बच्चों में ये बहुत शदीद हो सकती है। ये बेसिकली लंग्स या फेफड़ों की एक बीमारी होती है। एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया, वायरल या फंगस इन्फेक्शन भी होता है इसकी वजह से। इसके सिम्टम्स में होता है कि खांसी होती है, सीने में दर्द, बुखार, और ख़ास तौर पे जब मुश्किल आती है इसमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो पीछे हमने पढ़ा था हमारे लंग्स के जो आखिरी हिस्सा होता है जिसे एल्वेलाई कहते हैं, एल्वेलाई जो है ये पस से भर जाते हैं, पीप से भर जाते हैं, तो जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपरली नहीं होती, तो ऑक्सीजन जो है वो उसके अंदर दाखिल ही नहीं हो सकती, जैसे जिसकी वजह से सांस लेना जो है वो काफ़ी तकलीफ देह हो जाता है। इसका हल जो है वो एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एस्थमा। एस्थमा जिसे आम ज़ुबान में दमा भी कहा जाता है, ये भी एक ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी ही होती है। किसी भी चीज़ से एलर्जी भी हो सकती है, ठीक है। कुछ को पोलन से होती है, कुछ को मट्टी वगैरह से होती है, किसी ख़ास खुशबू से भी हो सकती है, तो फिर उसमें सांस लेना मुश्किल होता है। इसका टाइम टू टाइम है जो एज के साथ, लेकिन प्रॉपर कोई इसका नहीं होता ट्रीटमेंट। इसके लिए जो है वो इनहेलर्स दिए जाते हैं जो सांस लेने के दौरान जो है वो इस एलर्जिक इफ़ेक्ट को थोड़ा कम कर देते हैं, जिसमें सांस लेना आसान हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है कि पूरी बॉडी में ब्लड का जो घूमना फिरना, चक्कर लगाना होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। असल में जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह में, उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन मिलती है इनको हमारी बॉडी को ब्लड के साथ। तो ब्लड जो है वो पूरे जिस्म में फिर रहा होता है, वो चीज़ जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाती है। अब इसमें पूरा एक सिस्टम इसको जो है ना वो मटेरियल्स भी जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें भी लेके जा रहा होता है, सॉल्ट्स वगैरह और जो चीज़ें चाहिए होती हैं ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, ये तमाम काम जो होता है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए ही होता है। नेक्स्ट वन इज़ हार्ट। हार्ट जो है इसका काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है, सिर्फ ब्लड को साफ़ करना, खून को साफ़ करना इसका काम नहीं होता। खून को साफ़ करना लंग्स या फेफड़ों का काम है। हार्ट का काम सिर्फ और सिर्फ पंप करना होता है, ये पंपिंग ऑर्गन होता है। जो ह्यूमन हार्ट है ये तकरीबन हमारे क्लोज फिस्ट, बंद मुट्ठी के साइज़ का होता है, जो कि बिटवीन 7th एंड 2nd रिब, दूसरी और 7वीं पसली के दरमियान में पाया जाता है। स्लाइटली टू द लेफ़्ट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि दरमियान से, सेंटर ऑफ द चेस्ट से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है। इसके अलावा ये जो है वो एक ख़ास किस्म की नीचे लेयर पेरिकार्डियम कहते हैं, जो हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये उसको जो है उसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है हार्ट। अगर ह्यूमन हार्ट देखें तो इसके दो ऊपर वाले हिस्से होते हैं जिनको ऑरिकल्स कहते हैं, सिंगल को आर्ट्रिया कहते हैं। नीचे वाले हिस्से में भी दो हिस्से होते हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये राइट आर्टियम राइट साइड पे, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड पे, ऐसे ही राइट वेंट्रिकल राइट वाली साइड पे और लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वाली साइड पर होता है। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं। अब जितना जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, साफ खून है, वो लेफ्ट वाली साइड पे दाखिल होता है। वहाँ से आर्टरी से वेंट्रिकल, वहाँ से ये जो है वो जिस्म से बाहर चला जाता है।
जो गंदा खून है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो आता है हमारे राइट वाली आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल से होता हुआ बाहर लंग्स में जाता है, फेफड़ों में। फेफड़ों से खून साफ होके आता है और एक ख़ास किस्म की वेन के ज़रिए, ठीक है, हार्ट के अंदर दाखिल होता है। फिर यहाँ से वो बाहर पूरे जिस्म में पल्मोनरी आर्टरी होती है, उसके ज़रिए जो है वो पूरे जिस्म से उसके बाद बाहर जिस्म पूरे को पहुँचा दिया जाता है ब्लड। नेक्स्ट देखिए वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट की जो वर्किंग है, जो काम है, इट एक्ट्स एज अ डबल पंप। ये डबल पंप के तौर पे काम करता है। अभी मैंने हार्ट के ऊपर वाले आपके डायग्राम में ये बताया था कि जो ऊपर वाले दो हिस्से होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑरिकल्स, नीचे वाले वेंट्रिकल। तो सबसे पहले ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुकड़ते हैं, तो यहाँ पे इनके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एरिया इनका कम होता है, ब्लड नीचे आ जाता है। फिर नीचे वाला जो वेंट्रिकल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो प्रेशर ब्लड का बढ़ता है और वो ब्लड जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है हार्ट में से, और फिर पूरे जिस्म में जो है ना वो फैल जाता है। इसलिए आपको हार्ट बीट में दो अलग-अलग साउंड सुनाई देती हैं, जिसको लब डब साउंड कहा जाता है। इसमें दोनों जो आर्टरी है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक ही वक्त में, और ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रियम टू राइट वेंट्रिकल जो है वो आगे चला जाता है। इस तरीके से हार्ट जो है वो कॉन्टीन्यूसली वर्क करता रहता है। तो ब्लड जो है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो राइट साइड पे आया था, उस आर्ट्रियम से वो पंप होने के बाद जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो दोबारा जब ब्लड जो है वो हार्ट थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो बाकी पूरे जिस्म में चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या हैं? बेसिकली ब्लड वेसल्स आप कह लें कि ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को लेके जा रही हैं, लेकर आ रही हैं, ये सारा काम कर रही होती हैं। ये आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज तीन हिस्सों में आती हैं। सबसे पहले जो है ना आप पढ़ लेते हैं आर्टरीज। आर्टरीज जो है वो तमाम के अंदर साफ खून होता है, ये ब्लड को लेकर जाती हैं, जो लेके जाएंगी वो साफ खून होगा तो वो ऑर्गन हमारा काम करेगा ना, इसलिए साफ खून को लेके जा रही होती हैं आर्टरीज। उसके बाद ये आर्टरीज ब्लड नीचे तक लेके जाती हैं, यहाँ से ब्लड जो है वो दोबारा पूरे जिस्म में इस्तेमाल होने के बाद जो है ये आर्टरीज आगे सब डिवाइड हो जाती हैं, इतनी छोटी छोटी हो जाती हैं कि हमें अपनी आंख से दिखाई भी नहीं देती, ये यूनिसेलुलर हो जाती हैं, इनको कैपिलरीज कहते हैं। आर्टरी सब डिवाइड हो जाती हैं। फिर हर हिस्से तक ब्लड पहुंचाने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता आर्टरीज दोबारा रीजॉइन होती हैं, दोबारा मिलना शुरू होती हैं। मिलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये वेन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि वो वेन्स बन जाती हैं और फिर वो सारा ब्लड वापस लेकर आती हैं, ताकि जिस्म के हर हिस्से में जहाँ तक ब्लड गया था वहाँ से फिर ये वापस लेके दोबारा हार्ट तक लेके आती हैं, फिर लंग्स तक जाता है, लंग्स से फिर दोबारा जो है वो आर्टरीज में आता है। आर्टरीज में आने के बाद वो दोबारा डिवाइड हुई जो कैपिलरीज जो छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं वहाँ तक जाता है, पूरे जिस्म में से वो घूमता है। जब पूरे जिस्म में जाता है तो उसके बाद आर्टरीज कैपिलरीज का एक बड़ा ये ख़ास फंक्शन होता है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी यहाँ से हो रही होती है, यानी कि जितनी भी वाटर और दूसरी चीज़ें सॉल्ट्स वगैरह ब्लड के अंदर आनी और बाहर जानी है वो इन्हीं कैपिलरीज के ज़रिए होती है, जिनके छोटे छोटे से उंगली तरह के उभार होते हैं इसके अंदर। तो वहाँ से जो है दोबारा होता है और फिर वापस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस्म में दाखिल हो जाता है। ये पूरा फंक्शन होता है ब्लड वेसल्स का, जिसमें कि वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरीज हिस्सा लेती हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक इज ब्लड। ब्लड जो है हमारे बॉडी में जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा होता है ब्लड है, जिसमें से 55% प्लाज्मा, 45% जो है वो ब्लड सेल्स होते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर भी ज़्यादातर जो है वो वाटर ही होता है, बाकी थोड़ी सी मिकदार में जो है इसके अंदर जो फाइब्रोजिन होता है जो कि ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स होते हैं। अगर आप ब्लड लें, ब्लड लेने के बाद उसको एक, यानी कि ब्लड हो आपके पास एक गिलास, आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, रखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर जो है वो सिर्फ रेड कलर की एक लेयर जम जाएगी, नीचे सारा जो है वो येलो से कलर का प्लाज्मा में और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जो रेड कलर का बचता है उसके अंदर जो है वो 3 किस्म के बेसिक सेल्स पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट सेल, और इन तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है। फर्स्ट वन देखें, हमारे पास है रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट वन इज रेड ब्लड सेल आरबीसीज। आरबीसीज या रेड ब्लड सेल जो है वो डिस्क शेप की तरह होती है,
और इनके अंदर हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन जो एक ख़ास किस्म का एक सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन को लेके पूरे जिस्म में घूमते रहते हैं। इनके ये तकरीबन 4.5 यानी कि पार्ट पर मिलियन, यानी कि आप कह लें कि 10 लाख लेते हैं तो 4 से 4.5 लाख के करीब जो है वो रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं ब्लड के अंदर। और इनकी एवरेज एज जो है वो 120 डेज यानी 120 दिन तक ये होता है। उसके बाद जो है वो फाइनली जो है ना लिवर के अंदर जो है ना वो प्रोड्यूस मरना शुरू हो जाते हैं, और बाकी जो स्प्लीन पीछे पड़ा हुआ है हमने बैकबोन में, उसके अंदर से ये प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट वन इज WBCs, लेकोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं इनको। ये ब्लड जो सेल्स जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम के साथ इनका ताल्लुक होता है। जब भी बॉडी के अंदर कोई जरासीम दाखिल होता है तो फिर यही वाइट ब्लड सेल्स होते हैं कि उन जरासीमों को मारते हैं, बाकायदा तौर पे उनके साथ लड़ाई करते हैं, उनको मारते हैं, और जब वो मरते हैं तो फिर आप ठीक हो जाते हैं। ये पैथोजेंस जिनको कहते हैं डिजीज़ कॉजिंग बीमारियां जो है ना वो पैदा करने वाले जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, जानदार, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, ये उनके साथ लड़ते हैं। अगर आप जो है बीमार हो जाएं, आप मेडिसिन ना भी लें, फिर भी आप 1 वीक 2 वीक के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यही इसी वजह से ये वाइट ब्लड सेल्स ही ठीक करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्लेटलेट्स। ये ब्लड के अंदर पाए जाते हैं प्लेटलेट्स। इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये कंप्लीट सेल्स तो नहीं होते, लेकिन ये होता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ब्लड क्लॉटिंग में बड़ा काम देते हैं। इनका फंक्शन ही ब्लड क्लॉटिंग है। अगर आपको कोई चोट लगे, खून बहे, तो आप थोड़ी देर के बाद ब्लड जो है वो वहाँ पे जम जाएगा। अगर प्लेटलेट्स का मसला आ जाए तो फिर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, खून जमेगा नहीं वहाँ पे। वो फिर खून छोटी सी चोट से भी बहता ही रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा सारा, और वो जो है ना वो फिर तो सारा खून इंसान का ज़ाया हो जाएगा। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन देखें, डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फर्स्ट वन इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को जो है वो साइंटिफिकली तौर पर MI या मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। असल में ये होता है कि इंसान का हर जिस्म का हिस्सा, उसमें ऑक्सीजन का पहुंचना ज़रूरी होता है, और जिस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती वो काम करना छोड़ जाता है। सो हार्ट अटैक में क्या होगा कि एक जो ख़ास किस्म की वेन होती है जिसको पल्मोनरी कहते हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। इसका काम होता है कि ये हार्ट तक लेके जा रही होती है ब्लड को, लेकिन अगर इसमें ब्लॉकेज आ जाए, प्रॉपर तरीके से ना पहुंच सके ब्लड वहाँ पे, तो ब्लड के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, जिसको MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक कहते हैं। अब इसमें जो है वो सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स में क्या है कि हैवी स्वेटिंग, सीवियर पेन इन चेस्ट, सीने में शदीद दर्द होती है, सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। ये एक मेडिकल इमरजेंसी, और फौरी तौर पे जो है ना वो डॉक्टर से के पास जाना चाहिए। बाकी इसके अलावा इसकी और भी कई रीजंस होती हैं कि अगर वो जो है पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, कोई और आर्टरी भी जो है ना वो, या कोई वेन कह लें आप, कोई भी जो ब्लड वापस लेके जा रही है, वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँचेगा और हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में स्ट्रोक भी आ सकता है। नेक्स्ट वन इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है वो कॉमन नेम है हाई ब्लड प्रेशर का। आम जुबान में जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं वो हाइपरटेंशन है, ठीक है। नॉर्मल जो है वो 120/80 होता है, 120 से 80 के दरमियान होता है। लेकिन ऐसे में जो होता है जब हाइपरटेंशन हो तो ये इंक्रीज़ कर जाता होता है। असल में ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये वो फोर्स होती है जो कि ब्लड लगाता है आर्टरीज़ के ऊपर और वेन्स के ऊपर हमारी बॉडी में। जब हमारा हार्ट पंप करता है तो वो जब ज़्यादा करेगा तो उन आर्टरीज और वेन्स के ऊपर जो है ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और अगर बहुत देर तक जो है ना वो ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक हाई रहता है तो फिर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहलाते हैं। ऐसे में जो दिल है उसको पंप करने के लिए, हार्ट को जो है वो आगे ब्लड पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसकी वजह जो है मोटापा है, एक्सरसाइज का बहुत कम होना है, इसके अलावा टेंशन है, ठीक है। ये इसकी जो है वो रीज़न्स होती हैं। और जो सिम्टम्स हैं ऐसे में जो है ना वो दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, पसीना आना और बेचैनी सी महसूस होना, ऐसी जो है वो इसकी कॉमन एग्जांपल है। इसके लिए हमारा वेट लॉस, हमें चाहिए कि हम वेट को लूज़ करें, एक्सरसाइजेज रेगुलर लें, अच्छा खाना खाएं, ऑयल फैट जो है उसको छोड़ दें। हमारा सेकंड चैप्टर जो है आज तक का ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह ताला जो है वो कल से इसके नेक्स्ट चैप्टर का लेक्चर्स जो है अपलोड होंगे।
स्टिल किसी को कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना चाहता हो तो वो मैसेज कर सकता है। आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे मैसेज करें, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर ज़रूरत पड़े तो कोई एक आधा लेक्चर अगर दोबारा से भी अगर हो तो उसको भी अपलोड कर दिया करूँगा। थैंक यू वेरी मच।